प्यारे बच्चों, मैं अरविंद पांडे, हमारे सिंह सर की तरफ से डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और मैं आपको आज पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं RBTS 7। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 में देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, जब भी कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछा जाए तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पर इंक्रीज होती है तो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके वर्क करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम पहली ही रिएक्शन में देखें तो H2O2 की इसमें हम देखें तो H2O2 हमारा कन्वर्ट हो रहा है H2O में। अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें ऑक्सीजन की तो +2 + 2x = 0 आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ जाएगी। -1 आने से क्या होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर -1 है, और यहां पर हम चेक कर लें तो +2 + x = 0। तो x = यहां पर हमारी ये -2 हो रही, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर जब चेक किए तो -1 से -2 हुई, तो इसका मतलब हमारी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है। जब भी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, हमने सबसे पहले H2O2 से कैलकुलेट करी। H2O2 में हमने देखा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ रही है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन में अगर हम चेक करें H2O2 से जगह से H2O2 कन्वर्जन किया है, O2 में भी चेक कर सकते हैं। देखिए H2O यहां पर तो H2O है, तो +2 + x = 0, तो x = यहां पर -2 आ रही है, ठीक। एक चीज ये चेक कर सकते हैं, एक ये भी चेक कर सकते हैं कि आखिर H2O2 कन्वर्ट किसमें हुआ है। H2O2 हमारा कन्वर्ट हुआ है O2 में, क्योंकि इसने भी ये रिएक्शन दी है। तो यहां पर अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1, यहां पर 0, यानी ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक। जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके वर्क करता है। यानी इस रिएक्शन में H2O2 का O2 में ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए H2O2 हमारा क्या वर्क करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके वर्क करेगा। तो जब भी कभी भी ऑक्सीडेसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा एक चीज तरीका याद रखिएगा कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कन्वर्जन आखिर किसमें किसमें हुआ। इसमें कन्वर्जन हमारा हुआ H2O2 का O2 में, तो H2O2 में हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, फिर हमने O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, देखा क्या कि डिक्रीज हो रही कि इंक्रीज कर रही। अगर इंक्रीज करेगी तो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, और वो जो भी जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो वर्क करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जबकि जिसका भी रिडक्शन होता है वो वर्क करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके। तो बच्चों के क्लियर कि H2O2 का कन्वर्जन आप O2 में चेक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम आते हैं कि इन द हाफ, जब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, तो इन द हाफ सेल रिएक्शन 2ClO3 - Cl2 दिया हुआ है। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लूज पूछा जाए, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इसको बैलेंस कर लीजिए। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन में आपको अपने आप बैलेंसिंग दिख जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसको देखें, 2ClO3- कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, ठीक। अब यहां पर अगर ध्यान दीजिए तो यहां पर ऑक्सीजन के 6 एटम है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन के कोई एटम नहीं, इसलिए हमने यहां पर 6H2O इस्तेमाल कर लिए। जैसे ही 6H2O आपने लगाए तो आपके ऑक्सीजन एटम तो बैलेंस हो गए, लेकिन समस्या क्या हुई कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम बढ़ गए। अब हाइड्रोजन एटम हमारे पास 12 हो गए, तो हम रिएक्टेंट साइड 12H लगा दें, ठीक है। जैसे ही हमने 12 हाइड्रोजन लगाए वैसे ही हमारे हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गए। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर हम चार्ज की बात करें तो यहां पर +12 का चार्ज है और यहां पर -2 का चार्ज है। तो अगर देखें तो टोटल चार्ज हमारा +10 का हुआ, तो अगर हम यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का भी आंसर सामने आपके आ जाएगा कि इसका मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, एक्सेप्ट वो प्लस हो रहा है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है।
तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन ये वाला सही हो गया कि भाई इसने 10 इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रॉन लॉस का या इलेक्ट्रॉन गेन, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि रिएक्शन को आप एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम से आप इसके बैलेंसिंग में चले जाएं। क्वेश्चन नंबर जैसे देखिए फिर, व्हाट विल बी द बैलेंसिंग कोफिशिएंट ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब इसका बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा। तो देखिए यहां पर I माइनस यानी ऑक्सीडेशन नंबर -1 की चल रही है, यहां पर ये 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका मतलब क्या हुई, इंक्रीज करी, तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, MnO4 माइनस में चेक करिए तो MnO2 बना, तो यहां पर +7 ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है। X -8 2 ऑक्सीजन की -2, तो X = +7, और यहां पर X -4 = 0, तो X = +4। यानी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ऊपर हमारी ऑक्सीडेशन नंबर I- से, यानी ये प्रोसेस हमारा हो गया रिडक्शन, या इसी को रिडक्शन आप भी बोलते हैं, और I- कन्वर्ट हो रहा है I2 में। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो -1, ये फ्री स्टेट में है तो 0। ठीक, ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, सॉरी। तो एक प्रोसेस हो गया हमारा ऑक्सीडेशन का, एक प्रोसेस हमारा हो गया रिडक्शन का, या कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन हाफ, और या फिर रिडक्शन हाफ। ठीक है, अब हम एक एक करके रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे I- से, हमारा बना I2। अब देखिए रिएक्टेंट साइड आयोडीन के एक एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड 2 एटम है। तो हम सबसे पहले क्या करें, एटम्स को बैलेंस कर ले, इसलिए हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया हमारा आयोडीन एटम बैलेंस होना शुरू हो गया। ठीक, हमारा आयोडीन एटम बैलेंस हो गया। अब हम चार्ज पे आते हैं। अगर रिएक्टेंट साइड देखें तो -2 का चार्ज है, तो हमने प्रोडक्ट साइड 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। तो देखिए हमारी पहली रिएक्शन आराम से बैलेंस हो जाती है। इसमें देखिए जब भी बेसिक मीडियम में आता है तो पहली रिएक्शन बड़े आसानी से बैलेंस होती है, लेकिन दूसरी रिएक्शन कभी कभी क्या आती है, उलझा देती है। तो MnO4 माइनस से यह है। अब इसको बैलेंस करने के लिए चूंकि OH लगा हुआ है, ठीक है, तो हम रिएक्शन को जाएंगे किससे, बेसिक मीडियम से जाना पसंद करा जाता है। ठीक, तो इसका तरीका यह है कि जिधर जितने ज्यादा ऑक्सीजन हो, हम दीजिएगा इस बात पे, जिधर जितने ज्यादा ऑक्सीजन हो, फिर से सुनिए, जिधर जितने ज्यादा ऑक्सीजन हो उतने ही वाटर लगा दीजिए। जिधर ज्यादा ऑक्सीजन है उधर उतने ही वाटर लगा दीजिए, और उसके जस्ट डबल OH अपोजिट साइड लगा दीजिए। देखिए रिएक्शन अपने आप आपके सामने बैलेंस होकर खड़ी हो जाएगी। देख लीजिए सारे एटम बैलेंस है, चेक कर लिया जाए। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 2 6, 4 2 6। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमारा चार्ज की बैलेंसिंग की बात। यहां पर -4 का चार्ज है और यहां पर -1 का है, तो यहां पर हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। जैसे ही हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ठीक, दोनों रिएक्शन से अब हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लें। तो ऊपर वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वाली रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, उसके बाद जैसे ही आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ऐड कर दीजिए पूरी रिएक्शन को उठाकर, 6I- बहुत आराम से कीजिएगा, गलती हो जाती है मल्टीप्लाई में जल्दी में। 4H2O प्लस 2MnO4- gives 3I2 प्लस 2MnO2 और प्लस 8OH-।
चेक कर लीजिए, सब कुछ बैलेंस है। आयोडीन पहले सबसे पहले एक एक करके आइटम चेक करते हैं। 6 आयोडीन, 6 आयोडीन, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 और 8 4 12, 4 और 8 12, 4 चेक कर लीजिए, -6 -2 -8, सब तरफ चार्ज भी बैलेंस हो गया। सवाल ने हमसे पूछा था ए क्या है, ए मतलब आई, तो आई हमारा 6 बना, बी हमारा क्या था MnO4, तो बी हमारा बना 2, ठीक है। उसके बाद हमारा H2O था, हमारा सी क्या था, ए बी और सॉरी सी हमारा I2 है, तो I2 हमारा 3 आया, ठीक है। डी हमारा MnO2 आया, तो हमारा MnO2 2 आ गया। चेक कर लीजिए आंसर, इसका आंसर देखिए कौन सा आंसर मिल गया इसका, 6, एक 6 हो गया, 2 3 2, ठीक है 6, तो इसका आंसर सही हो गया आपका 53, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर सुनिएगा कि जब भी बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करनी हो तो जिधर जितने ज्यादा ऑक्सीजन हो उधर उतने ही वाटर लगा दीजिए, उसके जस्ट डबल OH लगा दीजिए। देखिए आपसे सारी रिएक्शन आराम से बैलेंस होती चली जाएंगी, बहुत परेशानी नहीं करेगी। वरना बेसिक मीडियम की रिएक्शन थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 54। इन द फॉलोइंग रिएक्शन 4P + 3KOH + 3H2O gives KH2PO2 + PS3। सबसे पहले इस क्वेश्चन ने कहा कि केवल क्या फास्फोरस ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस का मतलब है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें कि भाई इंक्रीज कर रही कि डिक्रीज कर रही, या फिर इसने कहा कि बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, या फिर ये नाइदर ऑक्सीडाइज नॉट रिड्यूस। तो सबसे पहले हम यहां पर फास्फोरस की अगर बात करें तो इस वाले फास्फोरस जो फ्री स्टेट पे वहां पर तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब ये कन्वर्ट हो रहा PH3 में, तो 0, यहां पर x + 3 = 0, तो x = -3, ठीक। यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही, यानी ये प्रोसेस रिडक्शन का हो रहा है, ठीक। दूसरी P से दोबारा फिर देखें क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा भाई, KH2PO2, चेक करी जाए ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम ऑलवेज +1 +2, हाइड्रोजन +X -4, ऑक्सीजन -2 0, तो x = आ जाएगा हमारा +3 -4 -1 हो गया, x = हमारी +1 आ गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रही है और डिक्रीज भी कर रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसी कई रिएक्शन होती हैं जहां पर एक ही एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उन सब रिएक्शंस को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा I2 + OH- gives I- + IO3- + वाटर, या फिर आपने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी होगी 2SCHO + NOH gives CH3OH + HCOO-Na। वो सब रिएक्शन एग्जाम्पल होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, जिसमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है। तो बेटा इसका ऑप्शन हो गया फास्फोरस इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 55 पर। करा इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन Cr2O7 - 2 + 14H positive + 6 electron negative gives 2Cr + 3 + 7H2O। क्वेश्चन आ रहा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। तो देखिए एक फार्मूला याद रखिए कि इक्विवेलेंट वेट = मॉलिक्यूलर वेट ओवर A, B, C, V, N। मतलब क्या है, A मतलब एसिडिटी ऑफ बेस, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ध्यान दीजिएगा, A मतलब एसिडिटी ऑफ बेस, रिप्लेसेबल OH है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, C मतलब चार्ज, V मतलब वैलेंसी, N मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है।
तो यहां पर आप चेक करें Cr2O7 -2 गिव Cr+3। ओके, यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो 2x -14 इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू +6। यहां पर चेक करें तो x इज इक्वल टू +3। ओके, अब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 3 का दिख रहा है, ठीक। लेकिन जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में आप चेंज निकालें, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इस बात पे सुनिएगा, ध्यान से फिर से, ऑक्सीडेशन नंबर में जब भी आप चेंज निकालें तो रिएक्टेंट साइड के एटम्स पे बहुत ध्यान देना है। जितने रिएक्टेंट साइड एटम दिए जाएं उससे आप मल्टीप्लाई कर दें। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिख रहा है, लेकिन कितना है, और बहुत क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी कंपटीशन में, छोटी छोटी चीजें अगर इनको याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जानबूझ के ये होता है कि रिएक्टेंट साइड 2-3 एटम दे देंगे, प्रोडक्ट साइड सिंगल देंगे ताकि बच्चा गलत कर जाए, ठीक। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको आपके कैरियर में बहुत आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 पे। यहां पर देखिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अब इनकरेक्ट का मतलब क्या है कि भाई इसमें हम गलती ढूंढे। तो सबसे पहले आप चाहें तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि हम ये ढूंढ लें कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर हमने ये ढूंढ लिया तो हमको आराम से ये भी पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक। तो देखिए, कॉम्बिनेशन सबसे पहले इस पे आ जाइए, ये कह रहा है कॉम्बिनेशन। देखिए, ये आपस में कंबाइंड हुए तभी HCl बना, अदरवाइज कभी HCl बनता ही ना। तो सबसे पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही। अब यहां पर चेक करें एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो H2 का कन्वर्जन हुआ है HCl में, ठीक। तो यहां से HCl को भी आप तोड़ सकते हो कि हम अगर इसमें तोड़ लें सर H+Cl- में भी हम इसको तोड़ सकते हैं। चेक करा जाए ऑक्सीडेशन नंबर 0। आप इससे भी निकाल सकते थे, चाहे इससे निकालें चाहे जिससे निकालें, दोनों से निकल आएगी। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है यानी प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, यानी ये बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके, ठीक। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला है Cl2 में चेक करें तो Cl2 किस में कन्वर्ट हुआ, Cl- में। यहां 0 फ्री स्टेट में है, यहां -1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, यानी ये रिडक्शन हुआ, इसलिए ये बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके, ठीक। तो देखिए, ये बात सही हो गई, ये बात सही हो गई, ये बात सही। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन। अभी देखिए, इससे पहले मैंने बताया था कि फास्फोरस वाले केस में अगर क्या है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओके, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्लोरीन, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सीजन हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड मिनिमम -2। ठीक है, क्वेश्चन है स्टेटमेंट एक्सट्रैक्शन रीजन का, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, हमको देखना है कि क्या ये दोनों चीजें सही हैं कि गलत हैं, कि क्या इसका यही लॉजिकल है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड मिनिमम -2। ओके, सबसे पहले हम पहली वाली बात पे एक एक स्टेप पे क्लियर करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 की बात करें, तो अगर आप एक केस याद करें OF2, क्लोरीन ने हमेशा पूरी, जब तक है क्लोरीन जिंदगी में, जब तक रहेगा,
तब तक -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो यहां पर क्योंकि सबसे पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको पता कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि +2 आप शो करेंगे। और -2 ऑक्सीजन शो ही करते क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी मिनिमम भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया, ठीक। अब बात करते हैं केमरोफोर ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए बात यहां पर क्या होगी कि क्या हम चेक करें कि केमरोफोर में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर अगर केमरोफोर में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं तो ये +7 आएगी, ठीक। जब ये +7 आएगी तो इसका मतलब Mn अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठ चुका है। अब ये यहां से नीचे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से नीचे गिर सकती है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकती है, जैसे ये MnSO4 में कन्वर्ट हो सकता है, ये K2MnO4 में कन्वर्ट हो सकता है, ये MnO2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पर ये नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा सकता, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक। और ये अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके सब में वर्क करेगा। तो क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम पे बैठ चुका, भाई मैक्सिमम से ऊपर थोड़ा हम चले जाएंगे, जो हमारा मैक्सिमम है हम वहां तक गए, ठीक। तो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए, बोथ स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि बेटा Mn मैक्सिमम पे बैठा है, मैक्सिमम पे बैठा तो नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम पर, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम विच कांट बी 0। तो एट इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 59 किधर गया, 59 भी तो था, हाँ। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 50 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम प्योर एंड मोल्टन Al2O3। क्वेश्चन हमारे पास आया कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड से अगर 50 ग्राम का, तो 50 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करना है एल्युमिनियम के ऑक्साइड से, तो कितना चार्ज यूज होगा। तो देखिए ये जो रूल होते हैं ये आपने फैराडे के रूल पढ़े होंगे कि फैराडे ने अपने 2 नियम दिए थे। एक दिया था कि जितना आप चार्ज पास करते हैं उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, उसी के हिसाब से सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होता है। यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने पढ़ा था IT, या W इज इक्वल टू ZIT, जहां पर Z जो होता है वो E/F भी आपने पढ़ा होगा IT, ठीक है। जहां पर E होता है इक्विवेलेंट वेट और F होता है फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 96500 होती है। अगर 1 फैराडे पास किया जाता है तो 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पास किए जाते हैं तो 2 फैराडे, 3 पास किए जाएंगे 3 फैराडे, 10 किए जाएंगे 10 फैराडे। उस हिसाब से जितने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करते हैं उसी हिसाब से फैराडे हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूले इसमें हम आ जाते हैं, और इसका दूसरा लाइन उन्होंने ग्राम इक्विवेलेंट का बताया था कि W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2, ठीक। अब देखिए सवाल में बिल्कुल आराम से W हमको दिया 50 ग्राम, नोट कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं करेगा। हमसे पूछा चार मतलब IT पूछा, Q इज इक्वल टू IT होता है, ठीक। तो हम फार्मूला लगाते हैं W इज इक्वल टू ZIT या E/FIT लगा दें। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी आपको पता होगी कि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 3, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 3।
ठीक, 9 आ गया। फार्मूले में पुट कर दीजिए W इज इक्वल टू 9, F की जगह 96500, 1 मोल ऑफ द चार्ज, और IT हमको निकालना है, यानी चार्ज W हमको 50 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 50 इंटू 96500 अपॉन 9 इज इक्वल टू IT। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा चार्ज कितना आखिर इसमें डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप याद रखिएगा फार्मूला कौन सा लगाना है, W इज इक्वल टू ZIT। तो जैसे ही आप W इज इक्वल टू ZIT लगाएंगे तो E/FIT लग जाएगा और इससे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप कहें तो मैं सॉल्व करता हूं, तो 45 तो देखिए आंसर इसका 59 का आप चेक कर सकते हैं, 50 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 9, इससे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट नहीं, ये वाला आंसर आ जाएगा पहला वाला। ठीक है जी, 59 का हो गया आपके पास। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फैराडे के नियम से इसको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एट इक्विलिब्रियम विच कांट बी जीरो, कह रहा है इक्विलिब्रियम में इनमें कौन सा जीरो नहीं होता। तो देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो आपस में बराबर हो जाए, जहां पर दोनों के रेट आपस में बराबर हो जाते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जब भी इक्विलिब्रियम की बात होती है तो एकदम रिएक्शन ऐसा कभी महसूस होने लगता है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद कि उसका दोनों तरफ का रेट भी बराबर है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम विच कांट बी जीरो, कौन सा जीरो नहीं हो सकता, तो देखिए इक्विलिब्रियम पर जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वही एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो अगर हम फार्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड लगाते हैं तो उससे ई सेल हमारा जीरो आ जाता है। ठीक, दूसरी चीज डेल्टा जी सेल, डेल्टा जी का मतलब होता है कि फ्री एनर्जी, वो एनर्जी जो किसी यूजफुल वर्क के लिए काम करी जा रही, लेकिन अब दोनों तरफ का सब कुछ बराबर है, तो इसका मतलब यहां पर जो डेल्टा जी का काम यहां पर बिल्कुल नहीं, तो इसलिए डेल्टा जी भी एकदम जीरो हो गई। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ डेल्टा एस, इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होता है, इंट्रोपी हमको रिप्रेजेंट करती है रैंडमनेस को या डिसऑर्डरनेस को रिप्रेजेंट करने का काम इंट्रोपी का होता है। तो जब पूरी तरीके से रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में कि रिएक्शन रुकी हुई महसूस होती है, ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप है, तो इसका मतलब सब तरफ सब कुछ बराबर है, तो कोई डिस्टर्बेंस हो ही नहीं रहा, इसलिए इंट्रोपी में चेंज भी जीरो आ जाता है। अब बात आ रही है कि डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इसको बोलते हैं। देखिए ये कभी भी जीरो नहीं होती है, ये क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ सिस्टम का होगा ही। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब होगा तो डेल्टा जी नॉट माइनस एनईएफ अगर आप लगाओगे एन ई नॉट एफ, तो कुछ ना कुछ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जरूर बनेगी, इसलिए डेल्टा जी नॉट कभी भी जीरो नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हमारा आ गया 4, 60 का 4। ठीक है, तो याद रखना है कि ये तीनों चीजें जीरो होती इक्विलिब्रियम पर, डेल्टा जी नॉट सेल जीरो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फैराडे में, कि अब यहां पर Cu रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu प्लस 2 आयन रिक्वायर्ड 2 फैराडे ऑफ चार्ज, यानी यहां पर Cu से Cu प्लस 2e गिव Cu, जितने ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के हो उतना ही फैराडे चार्ज ट्रांसफर होगा। और एक फैराडे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो 1 फैराडे जो होता है वो 96500 के बराबर होता है, जो आता कैसे, Q इज इक्वल टू NE से जो आता है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू NE होता है, जहां पर N होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और E होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो देखिए भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था
कि अगर यहां पर हम देखें कि अगर सेक्शन बिल्कुल सही और रीजन भी सही है, और ये रीजन ही ने तो ये हमको बताया कि कितने फैराडे का चार्ज पास हो पाया है। ठीक, तो इसका आंसर 61 का आसानी से हमारे पास आ गया, कोई आपको करना नहीं पड़ा, इसका आंसर हमारा आ गया फर्स्ट। तो याद रखिएगा फैराडेज लॉ, जितने इलेक्ट्रॉन करे, Al से Al+3 बनाए, Zn से Zn+2 बनाए, Cu से Cu+2 बनाए, उतने ही फैराडे भेज दीजिए, तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62। An increase in equivalent conductance of strong electrolyte with dilution is mainly due to, देखिए भाई, एक इसको बड़ा ध्यान से समझिए, बड़ा अच्छी चीज है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी 100% आयनाइज होता है, तो वो तो अपनी कंडक्टिविटी खूब पहले से ही बढ़ाए रहता है। ठीक, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको हम जितना ज्यादा आयनाइज करें उसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ जाती है भाई, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका आयनाइजेशन कम हो रहा होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ऑलरेडी आयनाइजेशन होता है। ठीक, तो इसका मतलब वहां पर तो आयन जितने बनने हैं उतने बनते ही रहते हैं, तो हमें उसकी जरूरत क्या बढ़ाने की, वो अपने आप बढ़े हुए हैं। ठीक, दूसरी चीज, अगर हम तो इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहा है, इंक्रीज इन बोथ कह रहा है 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट नॉर्मल डाइल्यूशन। देखिए 100% तो वो वैसे भी ही होता है, तो उसके लिए कोई मतलब की ही बात नहीं, फिर काहे को बढ़ेगा, तो हमको कुछ कंडक्टेंस ऑफ डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब ही क्या है, तो ऑलरेडी है। तो डाइल्यूशन अगर हम जब बढ़ाते, थोड़ा सा भी डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो देखिए डाइल्यूशन बढ़ाते तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे तो बहुत ज्यादा तेजी से असर होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर असर होता है, कम होता है। बस खाली क्या होता है कि उसके आयंस का थोड़ा मूवमेंट तेज हो जाता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, मोबाइल हो जाते हैं। भाई थोड़ा सा रुका हुआ तो किसी ने हल्का सा धक्का दिया तो वह आगे की तरफ बढ़ गया। एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कर दें तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, याद रखिएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी वहां पर क्या हुआ कि सभी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी XYZ, वो सभी इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज हो जाते हैं, जिसको हम लेवलिंग इफेक्ट नाम से जानते हैं। कि वहां पर दुनिया में जहां 100% आयनाइजेशन, जहां इनफाइनाइट डायलेशन हुई, तो वहां पर सभी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अरे भाई इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट का मतलब ऊपर वाले के पास जाना। अगर किसी हम घाट पे जाते हैं तो घाट पे सभी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे वो अमीर आदमी हो, सभी एक ही तरीके से बिहेव कर रहे होते, चुपचाप सब सो रहे होते। तो वहां पर क्या होता है कि सारे लोग एक ही तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं और वहां पर सबका लेवल बराबर होता है, इसीलिए उसका नाम होता है लेवलिंग इफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं हम लोग 63 पे। कह रहे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ increasing pressure of hydrogen gas taken on EMF of SHE, SHE मतलब standard hydrogen electrode, consider other physical condition to be constant। तो देखिए यहां पर जब भी हम हाइड्रोजन की प्रेशर वाली बात करें तो अब रिडक्शन से चलिए, तो 2H प्लस कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस 2E। ठीक है, अब यहां पर हम लोग यूज करते हैं नस्ट इक्वेशंस को। यहां पर जब भी हाइड्रोजन की बात होती है तो E0 सेल जो होता है वो हमारा इसमें क्या चलता है, वो 0 चलता है। तो अब अगर हम फार्मूला लगाएं और इसका प्रेशर अगर हम P ले लें तो E इजिकल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दे रहा है, log 10 H2 की जगह हम P लगा दें ओवर H प्लस का स्क्वायर। बोलो भाई कोई दिक्कत यहां पर? तो इसी में बेटा हम क्या लिख सकते हैं, E इजिकल टू
ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई करें, कह रहा बाकी सभी क्वांटिटी यूनिट है, मतलब HB1 है, तो E और P एक दूसरे के इनवर्स बैठ रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो E की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे ही हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। अब देखिए 64 वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं, और बहुत बच्चे इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिट्स की, तो कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो कंडक्टेंस होता है 1/r, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/r। यानी 1/ओम या ओम इनवर्स या मोहो, ये एमकेएस में, या साइमन, ये सीजीएस प्रणाली में होता है कि भाई साइमन होता है इसकी यूनिट। ठीक, तो पहले का हमारे पास आंसर हमको मिल गया, क्या हो गया भाई, पहले का हमारे पास कंडक्टेंस का सीधे सीधे हमारे पास यूनिट आ गई कि कंडक्टेंस जो हो गया वो साइमन के बराबर हो गया। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो 1/ρ। और बेटा रो कैसे निकालते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो इज इक्वल टू RA/L। आप रख दीजिए सीधे सीधे आपको, तो ये हो जाएगा 1/ρ की जगह 1/RA/L, मतलब L/RA, यानी हो जाएगा L मीटर बाय ओम इंटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ओम इनवर्स या इसी को हमने बोल दिया साइमन, और मीटर इनवर्स दिखाई दे रहा होगा आपको, यूनिट मिल गई होगी, साइमन मीटर इनवर्स कहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज होती है मोलर कंडक्टेंस। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला याद हो तो मोलर कंडक्टेंस होता है 1000 इंटू K/C। और ध्यान दीजिएगा, जब मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो बाय C होता है, और जब हम बात इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की करते हैं K/C या K/M भी होता है। जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं तो वहां पर बाय N हो जाता है। रख दीजिए मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आपके सामने, देखिए बिल्कुल 2 मिनट में करना है। तो कहीं पर खाली मोल हमें कहां दिख रहा है, मोल हमें पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सीधे सीधे हमारे पास मोल इनवर्स की सीधे सीधे यूनिट आप पता कर सकते हैं, चाहे तो आप फार्मूले से भी लगाकर यूनिट को मालूम कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है, नेक्स्ट यूनिट की बात अगर हम करते हैं सेल कांस्टेंट की, तो सेल कांस्टेंट जो होता है वो L/A होता है, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर इनवर्स कहीं पर अगर आपको मिल रहा हो तो वो इसकी यूनिट हो जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 550, the specific conductance of the solution is 1.4 Simon per meter, full stop. The resistance of 0.5 m solution of the same electrolyte is 280. The molar conductivity and molar conductance 0.5 solution of the electrolyte in Simon meter square mole inverse. तो सबसे पहले देखिए हमको क्या दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमको सवाल में दे दिया। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा कितना है, जो जो चीजें दी है उसको हम नोट कर लें। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1.4 इंटू साइमन पर मीटर। ठीक, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R
स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो यहां पर 1.4 इज इक्वल टू 1। आर देखिए कितना दिया हुआ है, 50। ये किस कंसंट्रेशन पे बात हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग इस कंसंट्रेशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीधे सीधे हम चाहें तो L/A सीधे ही रख दें। L/A हमारा आ जाएगा ये हमारा L/A आ गया 1/1.4 इंटू 50। अब यहां से हम K निकाल लें, ठीक, जिसको कप्पा भी बोलते हैं। तो 1/r इंटू L/A। अब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो L/A हमारे पास है 1 रेजिस्टेंस चेक करिए अब कितना हो गया, कहां गया, 1/280। ये आ गया आपका कितना, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 70, ये हो जाएगा 80। 1/4 मतलब 1/4 ही रहने दीजिए, आगे काम आ जाएगा, चाहे 0.25 करके करिए। ठीक, अब फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला लगा दीजिए मोलर कंडक्टेंस का, तो लेमडा m इज इक्वल टू K इंटू K बाय 1000 इंटू C, या M कहीं पर दिया हो या C दिया हो, तो यहां से इसको निकाल लीजिए। ये आ गया 0.25 अपॉन 1000 और कंसंट्रेशन आपके सामने 0.5 है। सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर अपने आप पहला वाला आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी मोलर कंडक्टेंस का निकालना हो तो सबसे बढ़िया पहले हम कप्पा की निकालें और उसके बाद सवाल को सॉल्व करा जाए। याद रखिएगा ये कुछ फार्मूलेज हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। L/A को ही हम लोग सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात अगर हम करते हैं 66, देखिए फैराडे लॉ, अभी पहले भी बताया कि फैराडे लॉ W is directly proportional to ZIT, या W is equal to E/Fi। यानी सब कुछ जितना भी फैराडे लॉ है वो सब कुछ डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। देखिए चाहे फर्स्ट पे आ जाए चाहे सेकंड पे आ जाए, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 होता है। तो फैराडे लॉ हमेशा याद रखेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स पर निर्भर करेगा पूरी तरीके से, या पूरी तरीके से उसी से ही रिलेटेड बात बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड C2H5CaOONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 126.4, 426.16 एंड 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली the equivalent conductance of the C2H5COOH। देखिए ये क्वेश्चन जो है, जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस तरीके का आएगा तो ये क्वेश्चन होता है सॉल्व होता है कोलराउस से। अब देखिए भाई, कोलराउस लॉ अगर आपने पढ़ा हो, कोलराउस का लॉ, तो कोलराउस ने कहा कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज होती हैं वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो सब कुछ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के कैटायन और एनायन के सम के बराबर होती है। उसे इससे मतलब नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है कि वीक है, जिसको आप कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें ध्यान दें कि क्या रिएक्शन इसमें बन सकती है। तो अगर हमको निकालना है एसिटिक एसिड, तो क्या हम C2H5 COONA
प्लस HCl की रिएक्शन कर दें तो C2H5COOH प्लस NaCl बन जाएगा। अब हमारे पास सब जिसकी जिसकी दिया हो, हमको जिसका निकालना, हम उसका हमने मान लिया X। तो C2H5COOH की पहले ढूंढी जाए, कितनी दी हुई है, C2 1 2 3 91। HCl की हमको दी हुई है 1 2 426.16। C2H5COOH की हमको चाहिए, NaCl की हमको दी है, NaCl की हमको दी है 126.45 इजिकल टू X प्लस 126.45। ठीक है, ऐड करके देखा जाए तो 426 526 से 9 कम कर दिया, 526 से 9 कम कर दिया, 560 515 पॉइंट समथिंग आया। और इससे आप X की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐड कर लीजिएगा, इससे माइनस कर दीजिएगा, आपके सामने X की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने X की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके के सवाल में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप क्या करें, सारे इलेक्ट्रोलाइट देखिए, कभी यहां पर कौन सा रूल लगेगा, यहां पर कोलराउस का रूल लगेगा। ठीक है, ये करीब करीब 526 से 516 और 526 126 400 करीब करीब 390 वाला आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में याद रखिएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का नियम लगता है, जिसको हम कोलराउस लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, आसान नहीं पड़ती है, कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 पे पहुंचते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इतना, द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन कांस्टेंट। देखिए, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल होता है केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जहां पर आयनाइजेशन कम होता है। और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं तो अल्फा का फार्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर डाइल्यूशन और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय। तो अगर हम इसमें लेमडा एम अपॉन लेमडा इनफाइनाइट या उल्टा वीएम कुछ लोग बोल देते हैं, या मोलर कंडक्टिविटी बोल दीजिए अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पर्टिकुलर डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। तो अब यहां पर सवाल में मोलर कंडक्टिविटी अगर हम निकाल लें तो हमें आसान सवाल पड़ जाएगा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमको कंसंट्रेशन दी हुई है, हमको कंडक्टिविटी दी हुई है। तो अगर हम यहां से फार्मूला लगा दें, रख दीजिए एक एक करके वैल्यूज। क्या क्या दिया हुआ है भाई, हमको वैल्यूज दिए हैं 0.0125, कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.25 और 500। ठीक है, यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और आपसे सवाल है तो हमसे पूछा के, तो इसके बाद क्या करिए, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, जब भी 1 माइनस अल्फा होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये मान लेते हैं कि 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर के इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हमको दी हुई है 0.25 और अल्फा स्क्वायर, यहां से जो भी आप अल्फा निकालें उसको यहां पर पुट कर दें
इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे सीधे आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास पूरा पूरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ केवल एप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब भी आप करते हैं तो और एक छोटी सी बात कि ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो दो आयंस का फॉर्मेशन करता है, और के इक्वल टू होता सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 के बराबर लेके चलते हैं। ठीक है, तो आसानी से सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड कंडक्टेंस ऑफ इतना H plus CS3COO negative at infinite dilution are 315 and 35 mho centimeter square equivalent inverse respectively. कह रहा है equivalent conductivity of acetic acid at infinite dilution। देखिए एसिटिक एसिड तो बहुत ही आसान है भाई, एसिटिक एसिड डिकम्पोज होगा, और एसिटिक एसिड में तो दो ही लोग हैं, दोनों लोगों को ऐड कर दीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कितनी आ जाएगी 315 ये आपके सामने इसका आंसर आ गया। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, ज्यादा बताना है इसमें क्या है, वही ऐड करना है, कोलराउस-लॉ लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ई नॉट सेल इज 1.10 वोल्ट, ई सेल फॉर द सेल विल बी। देखिए यहां पर आप आ जाइए नेक्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि ई चाहिए, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log of is 10 product upon reactant। active mass of product divided by active mass of reactant। अब सवाल है आपको सीधे सीधे, देखिए कहीं कहीं फार्मूला में E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.3038 RT अपॉन NF होता है, फिर लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल हमको बता ही दिया है कि आप इसको इसके बराबर कंसीडर कर लीजिए, तो हमने इसको डायरेक्ट कंसीडर कर लिया। तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि ई हम निकालना है, तो ई इज इक्वल टू, तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले रिएक्शन चेक कर लेते हैं कि आखिर भाई रिएक्शन हमको क्या थी। तो Zn से Zn प्लस 2 और ये 1m दिया हुआ है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर लें 1m। दूसरी रिएक्शन हमको दी हुई है, जब भी इलेक्ट्रो के सवाल करिए तो रिएक्शन जरूर लिखिए, अदरवाइज इलेक्ट्रो के सवाल गलत हो जाते बच्चों से। बहुत आसान चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के पर्पज से। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके सामने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। रिएक्शन हमारी बनके आ जाएगी Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu सॉलिड। ओके, जिस पर कोई चार्ज ना हो उसको सॉलिड ले लेते, और सॉलिड को कभी भी हम इक्विलिब्रियम पे कंसीडर नहीं करते, उसका एक्टिव मास हम 1 लेके चलते हैं। रख दीजिए, इसमें प्रोडक्ट हमारा है Zn प्लस 2, तो E इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू आपको पास है, कितनी है 1.10 माइनस 0.0591, और अगर आसान इसको करना और कैलकुलेशन से बचना है तो 0.06 पे चले जाइए, तब भी आपके पास लगभग आंसर बराबर आ जाएगा। तो 0.0591 अगर बिल्कुल चाहिए तो एग्जैक्ट पे आ जाइए, अपॉन 2 ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहे हैं, log 10 प्रोडक्ट में हमारे पास कौन है Zn प्लस 2, जिसकी कंसंट्रेशन आपको 1 दी है,
डिवाइडेड बाय हमारे पास रिएक्टेंट में Cu+2 है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमको 0.1 m दी है। इससे आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक आपके पास देखिए बहुत आसानी से कैलकुलेशन करना हो तो 1.10 से ये लॉग, अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो log 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.10 माइनस 0.0591/2 log 10 होता है 1। तो देखिए और आसानी से कैलकुलेशन पे जाना, तो 1.10 इसको 0.06 करके 0.03 अपने आप 1.10 माइनस 0.03 आपके सामने 1.07 का आंसर तुरंत आ जाएगा। तो कैलकुलेशन से भी देखिए कैसे बचा जाए, कैसे समय बचाया जाए। एक एक मिनट हमारे कैरियर के लिए है, ठीक है। तो हम उस 1 मिनट को अगर यहां कहीं बचाएंगे तो किसी दूसरे सवाल में हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए बेटा 1.07 इज द आंसर, सही हो गया। बिल्कुल कोई बच्चा अगर ये कैसा कैलकुलेशन है, बिल्कुल कहीं कैलकुलेशन नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन डिपॉजिट 100 ग्राम। देखिए इस टाइप का सवाल अभी पीछे भी आया था, ठीक है। W = ZIT, तो W = फिर लगा दीजिए W = ZIT। E/FIT लगा दीजिए, यहां पर W हो गया 108, E हो जाएगा 27/3, अभी पीछे भी मैं बता के चला आ रहा हूं, 96 अमाउंट 96500। या अगर फैराडे के टर्म्स में सवाल दे तो यहां 96500 की जगह आप फैराडे लिख दीजिए। तो E/FIT, ठीक है। अब कितनी देर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो W = हमने क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ, हमको निकालना है चार्ज, कितना चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करिए। W = 108 = E/FIT। यहां से हमारे पास हो गया 109 और ये हो जाएगा 108F 9 2, ठीक है। तो W = ZIT से आप 108 ग्राम, तो 108 एक से हमको डिपॉजिट क्या करना, दैट कैन बी डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक। तो W = हमने ZIT लगाया, जैसे ही हमने W = ZIT लगाया तो W = E/FIT लगाइए, ठीक है। तो यहां पर हमको निकालना है किसका, सॉरी हमको निकालना था AgNO3 का, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, अगर हम सवाल ने हमसे पूछा था दैट कैन बी डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, सॉरी सिल्वर का हमको निकालना था। तो सिल्वर का मालिक, हम सॉरी मैंने धोखे में एल्युमिनियम का लिख दिया, तो यहां पर इसको चेंज कर लीजिए, इसको 108 कर दीजिए। और इक्विवेलेंट वेट हमेशा याद रखिए, सिल्वर का जितना मालिकुलर वेट होता है वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। क्यों, क्योंकि AgNO3 कन्वर्ट होता है Ag + NO3 - Ag का मालिकुलर वेट 108 होता है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो F = हमारा IT के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 फैराडे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में W = Z, सवाल था अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी डिपॉजिट 108 ग्राम सिल्वर था, तो सिल्वर का मालिकुलर वेट 108, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट भी 108। क्यों, क्योंकि वैलेंसी सिल्वर की हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे हम आते हैं। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ΔG इक्विलिब्रियम, देखिए ΔG मतलब वर्क डन होना है, यानी ΔG को निगेटिव होना है तभी वर्क होगा, क्योंकि जब कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो इसका मतलब उसने काम किया है। तो ΔG निगेटिव, पहला कॉन्स्टेंट, पहला तो यहीं से हो जाएगा। दूसरी चीज इक्विलिब्रियम कौन से आपको पता है, तो ΔG = ΔG0 + 2.03 RT log 10 Kc। जितना ΔG निगेटिव होता जाए उतना ज्यादा Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होता जाएगा, उतना ज्यादा रिएक्शन हमारी
जो होगी वो स्पॉन्टेनियस की तरफ भागेगी। जितना ई नॉट प्लस होगा उतना ही डेल्टा जी नॉट हमारा माइनस आएगा, या उतना जितना ज्यादा हमारे पास डेल्टा जी माइनस आए, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ के फार्मूले से अगर हम जाएंगे तो जितना डेल्टा जी निगेटिव होता जाए उतना ज्यादा रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस की तरफ भागेगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ, इसको हमेशा ई नॉट को पॉजिटिव रहना है ताकि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारी निगेटिव बनी रहे, जिससे हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की तरफ मूव करती जाए और रिएक्शन अपने आप होती जाए। ठीक है बेटा, तो इक्विलिब्रियम पर याद रखिएगा डेल्टा जी निगेटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा यानी +1 से यानी 1 से बड़ा हो, और ई नॉट सेल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, वो स्पॉन्टेनियस की तरफ रहेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से भी कनेक्ट करेगा आपको, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट पहुंच जाएगा। देखिए जो टॉपिक 2 जगह कम से कम कवर करे वो क्वेश्चन कंपटीशन के लिए रामबाण होता है, वो क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 पर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ a column of 0.05 mole liter NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 की पावर 3 ohm. Calculate the resistivity. तो देखिए ये पढ़ा है, ठीक, तो अब हमें रो निकालना है। ये आ गया रेजिस्टेंस, शायद आपको दिया हुआ है सवाल ने, कितना दिया हुआ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सवाल ने हमको दिया है 5.55 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर हमको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगी आधी, और लेंथ दी है 50। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर आपके पास आ जाएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर। यानी ये वाला आंसर हमारे पास पहला आना स्टार्ट हो गया। सवाल ने दूसरा पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, तो पहला रेजिस्टिविटी हमारी आई, अब हमको चाहिए कंडक्टिविटी, तो ये हमारे पास क्या आया, अब हमको निकालना है दोबारा कंडक्टिविटी। तो अगर हम इसका इन्वर्स कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू और इसका आंसर बेटा हो गया 4। ओके बेटा, थैंक यू, खूब पढ़ाई करिए, कैरियर को अच्छा बनाइए, कुछ अच्छे कॉलेजेस में बीबीएस करिए। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चा। आइए बच्चा, रैंक बूस्टर का हम लोग डिस्कशन देखते हैं। आपने 51 से 75 तक का डिस्कशन देख लिया, 76 ऑनवर्ड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड ए यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। एम्फोटेरिक इन नेचर, दूसरी बात क्या दिया गया है, एम्फोटेरिक नेचर का होना चाहिए, ठीक। और तीसरी बात क्या करना है, लेड स्टोरेज बैटरी में। अब तलाशना है कंपाउंड ए है कौन। अगर बच्चा हम लोग लेड की बात करें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट
ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले उसको तलाश लेते हैं, क्योंकि सारे कंपाउंड लेड के ही हैं। तो देखिए लेड यहाँ भी +2 में है, किसी काम का नहीं होगा, यहाँ भी +2 है, किसी काम का नहीं होगा। अब दो आपके लेड के मिले हैं जहाँ +4 में, ये क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें PbO2 भी है और PbO भी है, PbO भी है, तो ये भी आपके काम का नहीं रहा। तो अगर आप चेक करो तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, PbO2। PbO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल क्या होता है, +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, +4 से +2 में जाएगा। तो पहली शर्त पूरी हो गई, क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी शर्त है एम्फोटेरिक। तो चाहे PbO की बात करें चाहे PbO2 की बात करें, दोनों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक। और तीसरी बात है कि आप बैटरी में इस्तेमाल कर रहे हो, लेड स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल कर रहे हो। तो 76 का आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहां जरा आइए देखा जाए, अगर यहां हम लोग आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। +2 से कहां जा रहा है, +3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका दे दिया गया। यहां देखिए ये +2 से कहां जा रहा है, यहां अगर आप देखेंगे तो +2 से कहां जा रहा है, +3 में। ये वैल्यू दे दी गई, ये भी क्या दे दिया गया इसका, +2 से +3, और इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दे दिया गया। लेकिन पूछा क्या कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, जिसका रिडक्शन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा। तो अगर इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिवर्स कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर इसकी रिवर्स वैल्यू ले लें, यानी माइनस को प्लस में ले लें, तो क्या हो जाएगा, +0.35 वोल्ट। इसको अगर रिवर्स कर दें तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 0.77 वोल्ट। ये क्या आ गया भैया, रिडक्शन पोटेंशियल। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इन्होंने पूछा भी यही है कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो देख लीजिए दो ही वैल्यूज दी गई हैं, यानी एक यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए। तो अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, यानी हो क्या रहा, +3 से +2 में आए, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या कम है, इसके लिए ज़्यादा है। इसका मतलब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रांग कौन काम कर देगा, Fe+3। क्यों, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतना ही तेजी के साथ रिड्यूस करेगा और उतना ही बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ निकिल नाइट्रेट, ठीक, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मेनी मोल्स। अच्छा, तो अगर इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालें तो आप बताइए, यहाँ एन फैक्टर अगर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2, यानी एन फैक्टर क्या है, 2। तो अगर हम मोल की बात करें तो यहाँ जो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा वो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब अगर 1 फैराडे आप पास करते तो इतना डिपॉजिट होता है, यानी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, यानी आप कह सकते हो आधा मोल, हाफ मोल। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि 0.1 फैराडे। तो अब कितना डिपॉजिट होगा, मोल में ही पूछा गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 मोल और मल्टीप्लाइड बाई 0.1। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 0.1 को अगर हम 10 लेके चले जाएं, मान लो इसको हमने 10 कर दिया, इसको तो ये क्या आ जाएगा, -2, 5 से कर दिया। और अगर आप पॉइंट में लेके आओगे तो आंसर कौन सा मैच कर जाएगा, 4th। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 78 का कौन सा आंसर हो गया भाई, 4th। नेक्स्ट, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन हॉफ सेल विल बी नेगेटिव। बताना है कि किसके लिए, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक, तो हम लोग एक फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फार्मूला क्या है, ई रिडक्शन बराबर है ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग pH2 अपॉन H आयन कंसंट्रेशन। ये वैल्यू आ गई, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, आइए तलाशा जाए। अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1, तो यहाँ 1 रख दिया, मतलब इसको हटा ही देते, 1 आ गया, ये माइनस के साथ। अब आप बताइए हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए,
यानी ये वैल्यू निगेटिव चाहिए। ये वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या, ये -7 तो है ही है, ये वाली वैल्यू हमारी कैसी आ जाए, पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। ठीक, आइए तलाश लेते हैं। पहले को देखिए, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन क्या दिया है, 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या 1, यानी यहाँ अगर हम लिखें क्या आ जाएगा 1/1, 1/1 क्या आ जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये तो ले नहीं सकते। अच्छा, अगर इसे पॉजिटिव आना है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, तो ये यहाँ आ जाइए। अगर हम इसकी वैल्यू 2 रख दें ऊपर, और नीचे एच आयन कंसंट्रेशन कितना दिया गया 1, तो ये क्या आ जाएगा 2, और log 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा इसमें, सेकेंड। तीसरे ऑप्शन को अगर चेक कर लें तो आप देखिए यहाँ 2 दिया गया है, ठीक, और यहाँ भी 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा log 1, और फिर log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर 0 हो गई तो ये पूरा फैक्टर ही क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ 1 है और ये क्या है 2, यानी 1/2 हो गया, ठीक, 1 से भी कम आ गया। तो फाइनली हमको आंसर कौन सा मिल गया, सेकंड। तो कुछ नहीं करना था, इसको पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। फार्मूले में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना था कि ये लॉग की जब वैल्यू निकालोगे तो यह वैल्यू पॉजिटिव आए, जिससे ओवरऑल नेगेटिव हो जाए, तो जो इन्होंने पूछा ये शर्त हमारी पूरी हो जाएगी। तो आंसर इसका कौन सा हो गया, 79 का सेकंड इज राइट आंसर। ठीक, अगले में आ जाते हैं। कहना है गिवन, अच्छा ये दे रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहे हैं +3 से +2 में जा रहे हैं, नहीं +3 से 0 में जा रहे हैं, और यहाँ +2 से 0 में जा रहे हैं, और ये +3 से +2 में जा रहे हैं। तो आइए इसका एक सीक्वेंस बना लेते हैं, Fe+3 से Fe+2, फिर Fe+2 से Fe0, और एक ये बना लेते हैं। ठीक, अब इनके लिए अगर हम लोग बैलेंस फैक्टर और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी यहाँ कर लेते हैं N1V1, यहाँ कर लेते हैं N2V2, और यहाँ कर लेते हैं N3V3। फाइनली N1V1 प्लस N2V2 बराबर हो जाएगा N3V3। अब देख लीजिए किसके किसके लिए वैल्यू इन्होंने दे रखा और वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला इन्होंने दिया है +3 से 0, यानी +3 से 0, यानी ये वैल्यू दे रखा है कितना भैया, माइनस का 0.036 वोल्ट। ठीक, और यहाँ n अगर आप निकालेंगे तो देखिए +3 से कहाँ जा रहे हो आप, 0 में जा रहे हो, यानी n का वैल्यू क्या आ जाएगी 3। दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है 2 से 0, यानी ये दे रखा है। ठीक, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना है n, अच्छा 2 से 0 में जा रहे हो तो n क्या आ जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 0.439। अब ये वैल्यू इसे आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको निकालना क्या भाई, N1V1 इसका मतलब पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, तो N1V1 नहीं है, N2V2 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। N1V1 बराबर है N3V3 माइनस N2V2। N3V3 निकाल लीजिए भाई, तो N3V3 ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक 9 10, 0, अरे रुको यार, ये ज़्यादा हौच पौच कर दिया क्या आप लोगों ने। इन्होंने दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा +3 से 0 के लिए, +2 से 0 के लिए, और पूछ रहे हैं ये पूछ किससे रहे हैं, +3 से +2 के लिए। चलिए एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ +3 से +2, ठीक, फिर एक ले लेते हैं +2 से 0, और एक ले लेते हैं +3 से 0, जो डेटा इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ बैलेंस फैक्टर का जो चेंज है यानी N1, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है V1, यहाँ बैलेंस फैक्टर का जो चेंज है N2V2, और यहाँ जो बैलेंस फैक्टर का चेंज है N3V3। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। हमसे पहले पूछ क्या रहे हैं, देखिए जरा, अगर इसको हम लोग इक्वेशन प्रॉपर बनाएं तो N1V1 प्लस
N2V2 बराबर हो जाएगा N3V3। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं देखिए, +3 से कहाँ जा रहे हैं 2, +3 से 2, यानी ये आपसे पूछा गया है। इसका मतलब N1V1 निकालना है, तो हम अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, N1V1 बराबर क्या हो जाएगा, N3V3 माइनस N2V2, ये वैल्यू आ जाएगी। N3 देखिए क्या है, N3 अगर आप यहां से +3 से 0 जा रहे हैं, यानी n का फैक्टर, n फैक्टर क्या आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई V3। देखिए क्या दे रखा भैया, +3 से 0 के लिए वैल्यू यहां दे रखा है इन्होंने, ये यानी मल्टीप्लाइड, ये माइनस के साथ है भाई, मल्टीप्लाइड बाई 0.036, ठीक, माइनस N2, N2 क्या है, +2 से 0 में जा रहे हैं यानी 2, और मल्टीप्लाइड बाई V2, V2 देख लीजिए दे रखा है। तो आप बताओ माइनस में करना, और ये वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और V2 क्या दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई 0.439। इसे सॉल्व करना है, ये वैल्यू नेगेटिव में है, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, इसे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद जब आंसर आप निकालोगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 0.77 वोल्ट। इसे आपको सॉल्व कर लीजिए बस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन वाज कैरीड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर। अच्छा, 10 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये आपको करंट दे दिया गया है, ये आई की वैल्यू दे दी गई। ठीक, द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 22,400 ml STP हाइड्रोजन। तो पहले ऐसा करते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ H2 की अगर बात करें तो 22,400 हो गया, ये कट गया तो क्या आ गया 10⁻⁻² मोल्स। ठीक, हमको आई और ये, और पूछा क्या गया है टी। अब सीधा सीधा एक फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या, W बराबर है EIT अपान 96,500। ठीक, हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या आता है 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1, मल्टीप्लाइड बाई आई आप निकाल चुके हो 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻²। ठीक, टी आपसे पूछा गया है, और डिवाइडेड बाई 96,500। लेकिन ये किसके बराबर है, वेट के, और आपके पास मोल है, तो इस मोल को वेट में कन्वर्ट करो। तो मोल को अगर वेट में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे, मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब 2 इंटू 10⁻² बराबर है 1 इंटू 10⁻² टी, और डिवाइडेड बाई 96,500, ये दोनों का टी। ठीक, अब टी हम लोग को निकालना है, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो टी बराबर क्या आ जाएगा भैया, टी भाई ये तो कट ही गया ना, तो क्या आ गया 96,500 और मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसे सॉल्व करना है तो 9 दूनी 18, 96,518 19 के आसपास, और अप्रॉक्सीमेशन में अगर लेंगे तो 10⁻⁴। तो देखो भाई कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड, 81 का सेकंड इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। When during electrolysis of a solution of silver nitrate 9650 कूलाम of charge pass through the electroplating bath, the mass of the silver divided। अच्छा, यहाँ अगर हम लोग देखें बच्चा, सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, तो अगर सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकालें तो यहाँ एन फैक्टर क्या है 1 है, इसका मतलब क्या हो गया 108 डिवाइडेड बाई 1, यही इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब अगर हम लोग 96,500 पास करते तो क्या 108 डिपॉजिट हो जाता। ठीक, लेकिन एक क्या 96,500 नहीं, देखो 0.1 पास कर रहे हैं, तो अगर इसी को हम लोग करें, अगर इतना पास करते तो क्या 108 डिपॉजिट हो रहा था, और अगर इतना पास करें तो इसका मतलब क्या है, इसके तुलना में अगर देखो 10 टाइम्स कम है तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 10.8।
10.8। अगला क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसिटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस दिया गया इन सबका, तो आइए जरा इसको नोट कर लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, दूसरा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ, सॉरी पहले NaCl, फिर दूसरा क्या है HCl, और तीसरा मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। ये वैल्यूज दी गई, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ये क्या है 126.45, दूसरा क्या है 426.16, और तीसरा क्या है 91। अब कह रहे हैं द मोलर कंडक्ट, अच्छा एसिटिक एसिड आपसे पूछी गई है, इसका मतलब है इन सबको मिला के हमें एसिटिक एसिड लेके आना। अच्छा बताइए, अगर हमें एसिटिक एसिड चाहिए, इसका मतलब क्या निकालना है, CH3COOH चाहिए हमें, इसका मोलर कंडक्टेंस चाहिए। अगर इन दोनों का इस्तेमाल हम कर लें तो हमें एसिटिक एसिड मिल गई। भाई यहाँ सोडियम एसिटेट था, HCl था, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 6 प्लस 91 है भाई, ये 91.0 प्लस 91। लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद हमको यहाँ Na और यहाँ Cl एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये हमें काम चाहिए, हमें तो सिर्फ एसिटिक एसिड चाहिए थी ना, ये दोनों एक्स्ट्रा आ जाएंगे, इनका कंडक्टेंस भी तो इसमें शामिल है, तो इसका मतलब इसका कंडक्टेंस हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो NaCl को क्या करें, इसे माइनस कर दें, बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, और 83 का सॉल्व करने के बाद आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन, व्हेन 0.4 फैराडे 0.04 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और डिपॉजिट क्या करवाना, कैल्शियम को डिपॉजिट, ठीक है। तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 40, और अगर n फैक्टर की बात करें यहाँ क्या है 2, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया 20। अगर आप 1 फैराडे पास कर देते तो कितना डिपॉजिट हो जाता 20 ग्राम, लेकिन आप इतना फैराडे पास कर रहे हैं तो कितना डिपॉजिट होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, तो 4 दूनी 8, 80 आ गया, और 0.2 लगा देंगे, आंसर कौन सा आ गया भैया, अगला क्वेश्चन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स a definite contribution toward the equivalent conductance. This statement खोलरास, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं था बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ब्रोमीन इन ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड इज रिस्पेक्टिवली, जब ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड हम लोग बनाते हैं ये बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ ऑक्सीडेशन में चले 2, इसके कारण 2, इसके कारण 2, क्या आ गया +6, यहाँ +4, और यहाँ फिर +6। अगर ईच का बताना है तो +6 +4 +6, आंसर क्या हो गया 4। ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है भाई। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट अंडर एसिडिक कंडीशन, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट की बात हो रही एसिडिक मीडियम में, तो KMnO4 अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करें तो कहाँ जाता है, Mn+2 में जाता है, यानी चेंज देखें कितना चेंज आ गया 5 का, ठीक। दूसरा इन्होंने बोला है फेरस ऑक्सीलेट ले रहे हैं तो कहाँ जाएगा, फेरस कहाँ जाएगा, फेरिक में। इसका मतलब जो अगर फेरस ऑक्सीलेट ले रहे हैं तो FeC2O4, और ये जा कहाँ रहा, फेरस कहाँ चला जाएगा, फेरिक में, और कार्बन कहाँ चला जाएगा, CO2 में। तो यहाँ का चेंज आइए चेक कर लेते हैं, फेरस कहाँ गया, फेरिक में, यानी 1 का चेंज आया। और ऑक्सीलेट की बात करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, भाई इसके ऊपर -2 होता ना, 4 दूनी 8, 2 निकल गया, क्या बचा 6, और 2 कार्बन यानी +3, और यहाँ क्या +4। एक कार्बन के लिए कितने का अंतर आ रहा, 1 का, तो इसका मतलब 2 कार्बन है, इनके लिए अंतर कितने का आ जाएगा 2 का, तो 2 का ये और 1 का ये 3 का। अब क्या करते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या बैलेंस फैक्टर की बात कर लो 5 बराबर है मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट
और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आ रहा है? 3 का। शायद यही पूछा गया, तो मान लेते हैं m मोल है मल्टीप्लाइड बाई 5। इसका अगर आप देखोगे तो कितना दिया है? 1 मोल दिया गया है, 1 मोल। तो यहाँ मोल्स क्या रख दें? 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसका मोल निकालना क्या आ जाएगा? 3/5। सॉल्व कर दीजिए तो 0.6 सेकेंड आंसर। अगला क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट आपका एक हो, प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, डिकम्पोजिशन हो गया। यहाँ कंबशन हो रहा है, जल रहा है, कंबशन या ऑक्सीडेशन बोल रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहाँ कैल्शियम इससे रिएक्शन करके किसको निकाला? हाइड्रोजन को, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिकम्पोजिशन पूछा था, आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन? अगर बिल्कुल नीचे होगा तो उसके नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल ऊपर होगा तो उसके ऊपर नहीं जाएगा, बाकी बीच वाले ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? +7। और यही टॉप है तो इसके ऊपर तो जा नहीं सकता। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +5, यानी ऊपर नीचे कहीं जा सकता है। यहाँ निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? +1। अभी इसके पास स्पेस है -1 तक जाने का। और यहाँ निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? +3, इसके पास भी स्पेस है ऊपर नीचे जाने का। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 4th। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? देखिए V2O5 की बात करें और प्लस लगा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 5। और यहाँ जब निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 3। तो 5 से कहाँ चला जा रहा है? 3 में, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। 0 से कहाँ चला गया? +1 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या मोनोसेंट्रिक स्पीसीज गेट कन्वर्टेड इनटू डाइसेंट्रिक, और दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 6। तो यहाँ ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो रिडक्शन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट इन द रिडॉक्स रिएक्शन दिस द रिड्यूसिंग एजेंट इन Sn सॉलिड। अच्छा, Sn सॉलिड, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। और यहाँ आप यहाँ अगर आगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +4। तो 0 से +4 गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब कैसे काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये बात तो सच। आगे बोल रहे हैं, इन बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड ऑन द लेफ्ट साइड इज 4। और देख लेते हैं, यहां अगर ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो एक सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। और यहां निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यानी ये +2 से 0 में गया। और लेकिन सल्फर है कितने? 2। तो अगर एक का 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा? 4 +4 से, यानी +2 +2 +4 से कहाँ गया? 0 में। आप बताइए, अगर +4 से 0 में जा रहा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा। और अगर +4 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो इसमें अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तब ये 0 में चला जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। बिल्कुल सही बात है। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन हैज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? मेटल, चूंकि आयरन मेटल की बात करें तो मेटल निगेटिव में तो जा नहीं सकता। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हम कार्बोनिल्स की बात करें तो कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? 0। तो अगर मेटल कार्बोनिल की बात करें, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। उससे कम तो हो नहीं सकता, मेटल माइनस में तो ले नहीं जा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेटल कार्बोनिल एक ही आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, पहले जरा आइटम को चेक कर लेते हैं। 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन 2 3 ऑक्सीजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन, सब बैलेंस है। अब अगर आइटम बैलेंस हो तो हम लोग क्या करते हैं? चार्ज ही तो बैलेंस करते हैं। आइए जरा चार्ज बैलेंस किया जाए। आप बताइए, यहाँ -1 और 4 हाइड्रोजन का +4, तो यहाँ क्या है? नेट में आपके पास क्या है? प्लस का 3 है। और यहाँ देखिए 0 है। अब आप बताइए, इधर का प्लस का 3 उधर 0 है, यहाँ क्या कर दिया जाए कि इधर भी बराबर हो जाए? तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अगर ये प्लस का 3 है और अगर हम यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो +3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस साइड में आपको क्या ऐड कर देना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स मतलब किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन होना चाहिए। बच्चा इसमें अगर आप देखेंगे तो केवल एनायन एक्सचेंज हो रहा है, नॉन रिडॉक्स है। यहाँ अगर आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीलेट किसी रिएक्शन करा रहा है, यहाँ भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, नॉन रिडॉक्स है। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड ले रहे हो, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, नॉन रिडॉक्स है। लेकिन यहाँ देखिए जिंक 0 था और 0 से यहाँ कहाँ चला गया? +2 में।
सिल्वर क्या था, +1 था, +1 से कहाँ चला गया, 0 में। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में है रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है, और लिस्ट सेकंड में इनका एन फैक्टर आपको निकालना है जो अंडरलाइंड स्पीसीज है। आइए देखा जाए, पहले को देखते हैं। यहाँ अगर आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। और यहाँ अगर देखें आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5। ठीक, देखा जाए, एक आर्सेनिक अगर +3 से +5 में जाए तो 2 का अंतर आएगा, लेकिन आर्सेनिक 2 दिया गया है। इसका मतलब कितना है, एक के लिए 2 का अंतर, 2 के लिए कितने का अंतर, 4 का। तो यहाँ अंतर हमको कितने का आ गया, 4 का। सल्फर को देखिए, यहाँ सल्फर -2 में है, -2 से कहाँ जा रहे हैं, +6 में। तो अगर एक सल्फर -2 से +6 में चला जाए तो कितने का अंतर आ रहा, 8 का। ठीक, और है कितने, 3 है ना, तो 8 3 24, तो 24 4 28। तो यहां जो बैलेंस फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 28, यानी ए का कौन सा है, फर्स्ट। अच्छा, ऑप्शन में देखो ए का फर्स्ट, बाकी आपको चेक ही नहीं करना, सीधे आंसर आपको मिल गया ए का फर्स्ट, तो बाकी मैचिंग, और कहीं ए का फर्स्ट है भी नहीं। ठीक है, तो 95 का कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। अगले में आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन पायरोफास्फोरिक एसिड। जब पायरोफास्फोरिक एसिड या इसी को हम लोग ओलियम बोलते हैं, तो है क्या, H2P2O7 पायरोफास्फोरिक एसिड। और पायरोफास्फोरिक एसिड में एक एसिड आपने लगा ही रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर टॉप के ऊपर तो जा नहीं सकता, तो +5 आ जाएगा, +5। एक एसिड है तो टॉप के ऊपर जा नहीं सकता, तो H2P2O7। ठीक, कैसे बना होगा ये, H3PO4 है, इसका 2 मोल ले लीजिए और 1 मोल वाटर निकाल, तो जब आप इसका 2 मोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, H4 हो जाएगा। यार वही कारण कुछ गड़बड़ लग रहा था। H6P2O8, इसमें वाटर निकाल दीजिए, तो क्या बचा आपके पास, H4P2O7। और जब ऐसा करते हैं तो नाम क्या देते हैं, पायरो, तो बेटा ये 4 होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि पायरोइक है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +5। अगला क्वेश्चन, इन एसिडिक मीडियम सोल्यूशन द MnO4-। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे बात किया था कि अगर एसिडिक मीडियम ले लें, MnO4- कहाँ जाता है, +2 में। तो ये +4 से कहाँ गया है, +7 से कहाँ गया, +2 में। कितने का अंतर आया, 5 का। ठीक, और इसका हो क्या, रिडक्शन, तो क्या होता है, रिड्यूस बाय 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगला, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ऑन डेनियल-सेल। जब इक्विलिब्रियम मिल जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं भी इक्विलिब्रियम मिल जाता है तो कोई भी मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, उनमें कोई चेंज होता ही नहीं। तो वही इक्विलिब्रियम का फीचर यहाँ भी एप्लीकेबल है, नो चेंज इन द कंसंट्रेशन, आयनिक कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल दिया गया आपको, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। देखिए क्या करना है, हम लोग को एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्या, ΔG0 बराबर है -NFE आइए वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से +2 में आप जा रहे हो तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। फैराडे क्या है, 96,500। ई की वैल्यू आपको दे रखी है 2.1। इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी किस में आएगी, जूल में, लेकिन हमको फाइनली आंसर किस में दिया है, देखो किलो जूल में। तो जूल को हम लोग को क्या कन्वर्ट करना, हम लोग को जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब इसको सॉल्व करने के बाद आप जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैल्वेनिक सेल इज इनकरेक्ट। सबने पढ़ रखा होगा आपने लोन,
यानी लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड होता है और निगेटिव होता है। और ये क्या बोला है, एनोड कैसा, पॉजिटिव है। तो आंसर आपको यही मिल गया। ठीक, चलिए बच्चा, थैंक यू वेरी मच। आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा।